नमस्कार। मैं अहमद एजाज। सवाल वही है जो सालों से उठता रहा है, दुनिया किस ओर जा रही है और हम सब तमाशा देख रहे हैं। 4 जुलाई 2025 तारीख दर्ज हो चुकी है। रूस ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है। अब तालिबान केवल काबुल की हकीकत नहीं बल्कि क्रेमलिन की भी स्वीकारोक्ति बन चुका है। रूस के विदेश मंत्रालय ने सार्वजनिक रूप से ऐलान किया कि तालिबान अब अफगानिस्तान का आधिकारिक प्रतिनिधित्व करता है और हमारी नीतियों में उसके साथ खुले संवाद और सहयोग को प्राथमिकता दी जाएगी। जिन्हें याद नहीं उन्हें याद दिला दूं, अगस्त 2021 अमेरिका की वापसी के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, लेकिन तब से आज तक किसी बड़े वैश्विक शक्ति ने उन्हें आधिकारिक मान्यता नहीं दी थी। सब खामोश थे। मुलाकातें होती रहीं, गुप्त समझौते चलते रहे, लेकिन कोई सीधा समर्थन नहीं मिला। पर रूस ने अब वो रेखा लांघ दी है। ये फैसला अचानक नहीं आया। इसकी शुरुआत अप्रैल 2025 में हुई थी, जब रूस की सुप्रीम कोर्ट ने तालिबान को आतंकवादी संगठनों की सूची से हटा दिया था। 2003 से तालिबान रूस में आतंकवादी संस्था के दर्जे में था। पर हालात बदले, कूटनीति बदली, रूस की जरूरतें बदली। रूस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा कि अफगानिस्तान में स्थायित्व जरूरी है और तालिबान के साथ रिश्ते सुधारना हमारी भू राजनीतिक प्राथमिकता है। असल में अफगानिस्तान की जमीन पर रूस की दो दिलचस्प नजरें हैं। पहली, मध्य एशिया की सुरक्षा, दूसरी ड्रग्स और कट्टरपंथ को रोकना। तालिबान के साथ रिश्तों को मान्यता देकर रूस इन दोनों मोर्चों पर अपने हित साधना चाहता है। पर क्या रूस अकेला है? नहीं। चीन ने भी तालिबान के साथ बड़े स्तर पर संवाद बनाए रखा है। पाकिस्तान तो शुरू से ही तालिबान का मित्र है। अब रूस ने भी खुलकर साथ आकर पश्चिमी देशों को सीधा संदेश दिया है कि अफगानिस्तान का भविष्य सिर्फ वॉशिंगटन या ब्रुसेल्स तय नहीं करेंगे। रूस की ये नीति नई नहीं है। 1996 में जब तालिबान पहली बार सत्ता में आया, तब रूस ने सख्त विरोध किया था, मगर 2021 के बाद रूस ने धीरे धीरे अपना रुख नरम किया। काबुल में रूसी दूतावास खुला रहा, तालिबान नेताओं से बैठकें जारी रहीं और अब औपचारिक मोहर लग गई। दुनिया क्या सोचती है? अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और संयुक्त राष्ट्र अब तक तालिबान को मान्यता नहीं देते हैं। उनका आरोप है कि तालिबान महिलाओं के अधिकार, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और लोकतंत्र की अनदेखी करता है। लेकिन रूस के फैसले से वैश्विक मंच पर एक नई बहस छिड़ चुकी है। कहते हैं कि कूटनीति में स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होते। रूस ने यही साबित कर दिया। सवाल ये उठता है कि आखिर रूस ने तालिबान को मान्यता देकर दुनिया को क्या संदेश दिया है, और क्या इस फैसले के पीछे केवल कूटनीतिक मजबूरी है या कोई बड़ा गेम भी छुपा है? कहावत है, अगर आप दुनिया के नक्शे को गौर से देखेंगे तो सियासत की असल तस्वीर समझ में आएगी। अफगानिस्तान मध्य एशिया के दिल में है और रूस जानता है कि अगर इस दिल की नब्ज को थाम लिया जाए तो आधे एशिया में उसकी पकड़ मजबूत हो सकती है। अफगानिस्तान पर रूस की नज़र क्यों? रूस की सीमाएं अफगानिस्तान से सीधे नहीं लगती, लेकिन उसके नज़दीक कई देश हैं, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, जहां रूस की सैन्य छावनियां हैं। रूस को डर है कि अगर अफगानिस्तान अस्थिर रहा तो आतंकवाद, ड्रग्स और चरमपंथ उसकी सीमा में घुस जाएगा। तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद अफगानिस्तान से अफीम की तस्करी बढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश अफगानिस्तान ही है और रूस नहीं चाहता कि ये जहर उसकी सीमाओं में फैले। इसलिए तालिबान से दोस्ती करना उसकी रणनीति का हिस्सा है। रूस तालिबान को मुख्य धारा में लाकर अफगानिस्तान को स्थिर करने का दावा कर रहा है, लेकिन दुनिया जानती है कि स्थायित्व सिर्फ समझौतों से नहीं आता। रूस की मजबूरी क्या है? रूस पिछले 2 साल से यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है। पश्चिमी देशों ने उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। ऐसे में रूस को नए दोस्त चाहिए, नए बाजार चाहिए और कूटनीतिक समर्थन चाहिए। तालिबान को मान्यता देकर रूस ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच, मध्य एशिया में कट्टरपंथ को काबू करने की कोशिश और पश्चिमी देशों को चुनौती देना। ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब अमेरिका और उसके सहयोगी देश अभी भी तालिबान से दूरी बनाए हुए हैं। यानी रूस चाहता है कि वो अफगानिस्तान में वो भूमिका निभाए जो कभी अमेरिका निभाता था। क्या यह फैसला सिर्फ रूस का है? नहीं, इसके पीछे एक बड़ा एशियाई गठबंधन दिखता है। चीन, ईरान, पाकिस्तान, ये सभी देश तालिबान के संपर्क में हैं। चीन ने अफगानिस्तान में खनिज संपदा पर नजरें गड़ा रखी हैं। पाकिस्तान अपनी पुरानी नीति रणनीतिक गहराई के तहत तालिबान को समर्थन देता रहा है।
अब रूस भी इस गठबंधन का हिस्सा बनकर पश्चिमी दबाव को कमजोर करना चाहता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या तालिबान वही है जो 1996 में था? क्या वो बदल चुका है? क्या रूस का भरोसा उस पर टिक पाएगा? इतिहास गवाह है कि अफगानिस्तान में किसी बाहरी ताकत को स्थायी जीत नहीं मिली, न ब्रिटेन को, न सोवियत संघ को और न ही अमेरिका को। अब रूस ने भी उसी उबड़ खाबड़ रास्ते पर कदम रख दिया है। आगे क्या होगा, इस सवाल का जवाब वक्त देगा, लेकिन फिलहाल रूस के इस फैसले ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नई लकीर खींच दी है। जो इसे समझ नहीं पा रहे हैं, उन्हें थोड़ा रुककर इतिहास की किताबें पलटनी चाहिए। सवाल ये भी है कि इस मान्यता का असर सिर्फ अफगानिस्तान और रूस पर रहेगा या इसकी धुएं की लपटें दुनिया के दूसरे कोनों तक भी पहुंचेंगी। क्योंकि जब तालिबान को कोई बड़ा देश मान्यता देता है तो उसका असर सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहता। यह सियासत की वो आग है जिसकी राख हर जगह गिरती है। तालिबान को मान्यता, इसके मायने। तालिबान सरकार को अब तक सिर्फ 3 देशों ने औपचारिक रूप से माना है: ईरान, चीन, रूस 2025 में। बाकी दुनिया, खासकर पश्चिमी देश, अभी भी तालिबान को मान्यता देने से हिचक रहे हैं। कारण साफ है, तालिबान का मानवाधिकारों पर पुराना रिकॉर्ड, महिलाओं की आजादी पर पाबंदी और लोकतंत्र विरोधी नीतियां। लेकिन रूस की रणनीति इससे अलग है। रूस के लिए यह मान्यता सिर्फ राजनीतिक कदम नहीं, बल्कि आर्थिक, सैन्य और भू राजनीतिक योजना का हिस्सा है। आर्थिक खेल क्या है? अफगानिस्तान प्राकृतिक संपदा से भरा पड़ा है। अनुमान के मुताबिक वहां लिथियम, यूरेनियम, लोहा, तांबा, सोना और अन्य खनिज भंडार की कीमत लगभग $1 ट्रिलियन से अधिक है। ये संसाधन 21वीं सदी की तकनीकी दुनिया में बेहद अहम है। रूस को पश्चिमी देशों ने यूक्रेन युद्ध के बाद वैश्विक बाजार से काफी हद तक अलग कर दिया है। ऐसे में रूस अफगानिस्तान में निवेश कर नए संसाधनों पर पकड़ बनाना चाहता है। तालिबान को मान्यता देकर रूस ने उन दरवाजों को खोला है जहां बाकी देश अभी डर के मारे झांक भी नहीं रहे हैं। सामरिक यानी कि सिक्योरिटी असर। मध्य एशिया में कट्टरपंथ और आतंकवाद का खतरा रूस के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है। खासकर तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। इन देशों में पहले ही चरमपंथी गतिविधियों के संकेत मिलते रहते हैं। रूस चाहता है कि तालिबान के जरिए वो इन सीमाओं पर नियंत्रण बनाए। 2021 के बाद से रूस ने अफगानिस्तान में अपने दूतावास नहीं बंद किए, बल्कि तालिबान अधिकारियों से लगातार संपर्क में रहा। अब मान्यता मिलने के बाद इन संपर्कों को कानूनी और खुला रूप मिल गया है। पश्चिमी देशों की चिंता। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन तालिबान की नीतियों पर शक करते हैं। उनका आरोप है महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन, लोकतंत्र और प्रेस की आजादी पर अंकुश। रूस के इस कदम से पश्चिम को यह डर है कि तालिबान का हौसला बढ़ेगा और मध्य एशिया में अस्थिरता गहरी होगी। भारत की स्थिति। भारत ने अब तक तालिबान को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन भारत ने काबुल में मानवीय सहायता भेजी है और तालिबान से संपर्क बनाए रखा है। रूस का यह फैसला भारत के लिए भी कूटनीतिक परीक्षा है, क्योंकि रूस भारत का रणनीतिक सहयोगी है, पर तालिबान पर भारत का भरोसा कमजोर रहा है। आगे की तस्वीर। अब देखना होगा कि क्या रूस अफगानिस्तान में अपने प्रभाव को स्थायी बना पाएगा, तालिबान पर दुनिया का रवैया कितना बदलेगा और मध्य एशिया में हालात कितने स्थिर रहते हैं। इतिहास यही बताता है कि अफगानिस्तान किसी बाहरी ताकत के लिए आसान जमीन नहीं रही है। रूस ने 1979 में वहां घुसने की कोशिश की थी, नतीजा पूरी दुनिया ने देखा। सवाल वही है कि तालिबान को रूस की मान्यता का खेल आखिर कितनी दूर जाएगा। यह फैसला दुनिया को किस दिशा में ले जाएगा, और क्या रूस ने वो जोखिम उठा लिया है जिसकी आग में कभी खुद सोवियत रूस जल चुका है। थोड़ा पीछे चलिए, इतिहास याद करिए। 1979 में सोवियत रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया था। उसे लगा था कि काबुल की सियासत उसकी उंगलियों पर नाचेगी, लेकिन 10 साल तक लाशें उठी, सैनिक मरे, अर्थव्यवस्था टूटी और 1989 में रूस को अफगानिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। अब वही रूस तालिबान को मान्यता देकर उसी जमीन पर दोबारा कूटनीतिक मोहरे बिछा रहा है। क्या तालिबान बदल चुका है? तालिबान कहता है कि उसने अपनी सोच बदली है, महिलाओं के अधिकारों की बात होती है, पर जमीनी हकीकत कुछ और है।
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि अफगानिस्तान में अभी भी लड़कियों की स्कूल तक पहुंच बंद है। मीडिया पर सख्त पाबंदी है। अल्पसंख्यक हजारा समूह और अन्य समूह डर के साए में जी रहे हैं। रूस ने इसके बावजूद तालिबान से हाथ मिलाया है, क्योंकि रूस की प्राथमिकता मानवाधिकार नहीं, बल्कि सुरक्षा, संसाधन और पश्चिमी देशों को घेरना है। दुनिया का जवाब क्या है? तालिबान को अब भी संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक सीट नहीं मिली है। अधिकांश देश उन्हें काबुल का वैध शासक नहीं मानते। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। रूस का यह कदम दुनिया के बाकी देशों पर दबाव जरूर बढ़ाएगा, लेकिन मान्यता देने का मतलब तालिबान की नीतियों का समर्थन करना नहीं होता। और यही वजह है कि अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और भारत फिलहाल इंतजार की नीति पर हैं। भारत की दुविधा। भारत के लिए यह स्थिति बेहद नाजुक है। अफगानिस्तान में भारत ने लाखों डॉलर की मदद और विकास परियोजनाओं में निवेश किया। तालिबान के आने के बाद भारत की पकड़ कमजोर हुई। लेकिन रूस का तालिबान से हाथ मिलाना भारत पर भी दबाव बनाएगा कि वो अपनी नीति स्पष्ट करे। भारत और रूस ऐतिहासिक मित्र हैं, लेकिन अफगानिस्तान पर दोनों की सोच अलग रही है। रूस का फायदा और खतरा। रूस ने तालिबान को मान्यता देकर अफगानिस्तान में अपने रणनीतिक हित मजबूत किए, खनिज संसाधनों तक पहुंच बनाई, मध्य एशिया में अपने सैन्य उपस्थिति का विस्तार किया, पश्चिमी देशों को कूटनीतिक झटका दिया। लेकिन खतरे भी कम नहीं हैं। तालिबान की नीतियों का कोई भरोसा नहीं। चरमपंथ अगर सीमा पार फैला तो रूस के पड़ोसी देशों में अस्थिरता बढ़ेगी। अफगानिस्तान की अस्थिरता रूस को भी घसीट सकती है। रूस का यह फैसला एक जोखिम भरा दांव है। इतिहास गवाह है कि अफगानिस्तान किसी को भी स्थायी दोस्ती नहीं देता। सोवियत रूस से लेकर अमेरिका तक हर किसी को वहां नुकसान ही हुआ है। अब रूस ने तालिबान को गले लगाया है, लेकिन यह गले लगाना रिश्तों की गर्माहट है या वो फंदा है जिसमें खुद रूस फंस सकता है? यह सवाल खुला है। जवाब वक्त देगा, लेकिन फिलहाल तालिबान को मान्यता देकर रूस ने दुनिया को फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है।